हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम ध्वनि के पहले पार्ट में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं, अच्छे से उनको पढ़ चुके हैं। आज हम तरंग की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो उनमें टर्म यूज़ होते हैं। इसी में सबसे पहले जो टर्म यूज़ है वो है आयाम, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई भी माध्यम में या किसी भी माध्यम में तरंग जब चलती है तो उसमें कंपन क्रिएट होता है। जब माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण या पार्टिकल अपनी पोजीशन के अगल बगल, मतलब अपनी पोजीशन के या कहीं अपनी साम्यावस्था के दोनों तरफ, लेफ्ट राइट तरफ जितना भी कंपन करता है या जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है कंपन करके, उसे उसका आयाम कहते हैं। एक बार फिर से मैं पूरी लाइन को दोहराती हूँ। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पे, तरंग के चलने पर माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उससे उस तरंग का आयाम कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड है, ए है। कोई पार्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापित हुआ, मतलब यहाँ से जी ये अपनी साम्यावस्था के इधर इतना विस्थापित हुआ, इधर इतना विस्थापित हुआ, इसे इसका आयाम कहते हैं। आगे देखते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक कंपन पूरा करने में जितना भी समय लगता है उसे कंपन कहते हैं। आयाम को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से उसे डिनोट करते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड कहते हैं आयाम को। आवर्तकाल है टाइम पीरियड, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। एक कंपन पूरा करने में जो भी समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट, आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में जितने भी कंपन हो रहे हैं उनकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला है n=1/t। n=1/t। नेक्स्ट, कला क्या है? फेज। यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्यावस्था से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हों तथा एक ही दिशा में गतिशील हों तो वे समान कला में हैं। जैसे पीछे के पीछे के फिगर में यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ए और ई, ये ए है, पॉइंट ए, और ये ई, ये दोनों ही सेम फेज में हैं, मतलब समान कला में हैं। क्योंकि ए की जो वेव है वो भी ऐसे जा रही है और ई भी ऐसे जा रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ए और ई एक फेज में है। उसी तरह से बी और एफ, ये बी है और एफ ये सेम फेज में है। ठीक वैसे ही आई होप आप समझ चुके होंगे इस बात को। नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे फेज की। अब आता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। कण द्वारा एक पूरे कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, कण द्वारा वेवलेंथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आगे
तरंग वेग, जिसे वेव वेलोसिटी कहते हैं, तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग वेव कहते हैं, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच में, v इक्वल टू लैम्डा बाय टी। यहाँ पर आवृत्ति वेग और तरंग दैर्घ्य के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल टू लैम्डा बाय टी। यहाँ पर 1/t को रिप्लेस किया गया n इक्वल टू 1/t, क्योंकि ये v इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। 1/t को हमने n लिखा और एक ये फॉर्मूला हमारे सामने आया, v इक्वल टू एल लैम्डा, v इक्वल टू एल लैम्डा, जो है वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आगे देखते हैं पिच क्या है, तारत्व। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा। मोटी ध्वनि का तारत्व नीचा होता है, या मोटी ध्वनि नीचे तारत्व की ध्वनि होती है, बारीक ध्वनि ऊंचे तारत्व की ध्वनि होती है। ध्वनि तरंगों का वेग, अनुपस्थ तरंगें केवल ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं क्योंकि इनमें दृढ़ता होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, तरंगों के आयाम व रूप पर नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, उसके आयाम या रूप पर नहीं। माध्यम के वे गुण जिनके द्वारा अनुदैर्घ्य तरंग का वेग नियंत्रित होता है वो कौन कौन से हैं? प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, घनत्व। इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ये दोनों मिल करके अनुदैर्घ्य तरंग के वेग को नियंत्रित करते हैं। आगे देखते हैं, गैसों की अपेक्षा द्रवों में प्रत्यास्था अधिक होती है। ये एक सीक्वेंस दिया है इलास्टिसिटी का। द्रवों में ध्वनि का वेग, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, वायु में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में, वो भी उन ठोसों में जिनमें दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो, और द्रव की सतह पर। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि दृढ़ ठोस में और द्रव की सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। जल में ध्वनि तरंगों का वेग 1450 मीटर पर सेकंड होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। 1450 जो है ये वायु के सापेक्ष 4 गुने से अधिक है। ये वायु के सापेक्ष 4 गुने से अधिक है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोहे में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना अधिक होता है। लोहे में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग से 15 गुना अधिक होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्वनि का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। क्या चीज़ नहीं बदलती है? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसका वेग मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही बदलते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। अब ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के अकॉर्डिंग या आवृत्ति परिसर के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है ऑडिबल वेव्स, जिन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। सेकंड इंफ्रासोनिक वेव, अपश्रव्य तरंगे, और पराश्रव्य तरंगे जिन्हें अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये दोनों हैं, दूसरा कलर लेती हूँ मैं,
अच्छे से दिख रहा है। ये दोनों तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये क्या हैं? मतलब जो भी ऑडिबल वेव्स हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं वो सभी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो हमें नहीं सुनाई पड़ती। इसका मतलब है कि या तो उनकी आवृत्ति जो है वो कम है या इतनी ज़्यादा है कि वो हमें सुनाई नहीं पड़ रही। तो इंफ्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और ऑडिबल वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी जो आवृत्ति होती है ऑडिबल वेव्स की या श्रव्य तरंगों की वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है के पर्पज से। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वाक् तंतु मतलब बातचीत करने में, कंपित क्षणें, कंपित वायुस्तंभ, अपशब्द तरंगों 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियाँ होती हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है। भूचाल के समय उत्पन्न तरंगें, जो पृथ्वी के अंदर तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, मतलब अपश्रव्य तरंगें। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगें, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती हैं ये पराश्रव्य तरंगें। आगे ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगें प्रकाश की ही भांति परावर्तित होती हैं। बस इसमें जो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है वो ये कि ध्वनि तरंगों का जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो प्रकाश तरंगों की अपेक्षा इनकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब प्रकाश ध्वनि तरंगों की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए जो परावर्तक तल होना चाहिए वो बड़े आकार का होना चाहिए, मतलब जिससे ये रिफ्लेक्ट हो करके दोबारा अपने पथ पर जाएं। वो परावर्तक तल बड़े आकार का होना चाहिए। सेकंड, ध्वनि के परावर्तन के लिए परावर्तक तल का चिकना होना आवश्यक नहीं है। जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए या प्रकाश के परावर्तन के लिए परावर्तक तल का चिकना होना ज़रूरी है। जब परावर्तक तल चिकना होगा तभी वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा, परावर्तित हो पाएगा, लेकिन ध्वनि तरंगों में ऐसा नहीं है। ये चिकने और खुरदरे दोनों ही सरफेस से परावर्तित हो सकती हैं। इसी कारण ईंट, चट्टान और पेड़ों की पत्तियों से ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं। आगे इनके उपयोग क्या हैं? ध्वनि के परावर्तन के उपयोग, ये ध्वनि परावर्तक की तरह काम करती हैं। स्टेथोस्कोप में इनका यूज़ किया जाता है और समुद्र की गहराई मापने में। ध्वनि परावर्तन का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया था। और ये याद रखिएगा जो समुद्र की गहराई मापने में तरंगें यूज़ की जाती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगें। आगे अब लास्ट चीज़ रह जाती है इचो, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि की एक निश्चित समय पश्चात पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि स्पष्ट तभी सुनाई देगी जब वह मूल ध्वनि से 1/10 सेकंड के बाद पहुँचे। मतलब 1/10 सेकंड उसे लगना चाहिए ऑब्जेक्ट तक पहुँचने में, तभी वो स्पष्ट सुनाई देगी। परावर्तक तल ध्वनि के स्रोत से 112 फीट दूर होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक तथा आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्रतिध्वनि या इचो तभी हमें सुनाई पड़ेगा जब ध्वनि परावर्तित होकर 1/10 सेकंड के बाद पहुँचे। सेकंड, परावर्तक तल ध्वनि के स्रोत से 112 फीट दूर होना चाहिए। और थर्ड वन इज परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक और आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। आप लोग प्रतिध्वनि को समझ रहे होंगे।
कभी खाली कमरे में या सुनसान जगह पर आप जब बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो आवाज़ गूंजती है और हमें वापस लौट करके सुनाई पड़ती है। इसे ही प्रतिध्वनियाँ इको कहते हैं। तो ये था। एक चीज़ और रह गई है, वायु में ध्वनि की चाल में परिवर्तन। वायु में ध्वनि की चाल में परिवर्तन कैसे होता है? दाब, वायु में ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाल बिल्कुल नहीं बदलती है। वायु में ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अब सापेक्ष आर्द्रता जो है वो भी बढ़ती है। सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी। और पवन का वायु में ध्वनि की चाल पर दिशा में अधिक तथा विपरीत में कम होता है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ ही पूछ ले जाते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल का ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन उसमें दिए होंगे, ताप बढ़ने पर चाल घटेगी, ताप बढ़ने पर ताप घटने पर चाल बढ़ेगी। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ताप बढ़ने पर चाल बढ़ेगी। मतलब ताप और चाल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ताप बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी। उसी तरह से सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, लेकिन दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वायु में ध्वनि की चाल पे। वो चाल जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी। तो ये थे ध्वनि के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ध्वनि का। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ध्वनि से अक्सर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। आई होप अगर आपने इस पूरे चैप्टर को या दोनों पार्ट्स को बेहतर तरह से पढ़ा होगा तो आप आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।